ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ रत्ना। आज खबरें अब तक में बात होगी सोना ना खरीदने को लेकर पीएम मोदी की अपील की और उसकी सच्चाई की। साथ ही बताएंगे कैसे बंगाल की जीत फंसाएगी राष्ट्रपति चुनाव का पेच और यूपी में 2027 चुनाव से पहले योगी सरकार ने किया खेल। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मिलेगी, बंगाल की भाजपा सरकार ने लिया फैसला। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। पठानकोट में एयरबेस के पास से नकली पुलिस आईडी कार्ड के साथ 3 युवक अरेस्ट। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान बेनकाब, अमेरिका ने खोली आसिम मुनीर के सीज फायर के दावे की पोल। यूपी के 15 जिलों में बिक रहे बोतल बंद पानी में मिला कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। गोवा जंगल में मृत मिला बाघ, वन मंत्री ने जंगली कुत्तों के हमले की जताई आशंका। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में पकड़े गए 3 संदिग्ध यूपी बिहार से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। समुद्र के रास्ते भारत लौटने का खुलेगा नया रास्ता, पीएम मोदी की यूएई के साथ ऐतिहासिक डील। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1313 अंक टूटा, निफ्टी 23,850 से नीचे। हेडलाइंस के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सोचिए, एक तरफ दुनिया भर में सोने की चमक बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ भारत में इसका घरेलू उत्पादन उतना तेज नहीं बढ़ता जितनी इसकी मांग। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक अहम संदेश दिया। खाड़ी संकट और वैश्विक चुनौतियों के बीच देशवासियों से संसाधनों के समझदारी भरे इस्तेमाल और कुछ समय के लिए सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील। उन्होंने साफ कहा कि 1 साल तक किसी भी शादी या प्रोग्राम के लिए सोना खरीदने से बचे। पीएम मोदी के इस आग्रह के बाद ज्वेलर्स में हलचल मच गई है, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है और ऐसे में सोने की बिक्री न होने से उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अब समझने वाली बात यह है कि उनकी बात का मूल अर्थ यही था कि भारत सोना बड़ी मात्रा में आयात करता है, जिससे अरबों डॉलर विदेशी मुद्रा में बाहर चले जाते हैं और दबाव देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। और इसी दौरान उन्होंने कॉपर को भविष्य का सोना बताते हुए उसकी अहमियत भी समझाई। खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में देश में सोने का उत्पादन बढ़ा जरूर है, लेकिन ये बढ़ोतरी बेहद सीमित स्तर पर रही है। जैसे 2020 से 21 1127 किलोग्राम, 2021 से 22 1407 किलोग्राम, 2022 से 23 1433 किलोग्राम, 2023 से 24 1586 किलोग्राम, 2024 से 25 1627 किलोग्राम। यानी कि साफ है, हर साल थोड़ा थोड़ा इजाफा तो हुआ है, लेकिन भारत अभी भी सोने के मामले में घरेलू उत्पादन पर नहीं बल्कि आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर कॉपर की बात करें तो कहानी थोड़ी सी अलग है। ये सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि आज की डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजी की रीढ़ बन चुका है। जैसे 2020 से 21 1,08,718 टन, 2021 से 22 1,15,313 टन, 2022 से 23 1,12,745 टन, 2023 से 24 1,25,230 टन, 2024 से 25 1,05,012 टन। यहाँ उतार चढ़ाव साफ दिखता है।
कभी उत्पादन बढ़ा, कभी गिरा और इसका मतलब है कि सप्लाई स्थिर नहीं है और इसमें सुधार की गुंजाइश अभी भी काफी है। खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है और इस पूरी व्यवस्था को मजबूत करने में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की भूमिका अहम है। सरकार की रणनीति में शामिल है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के जरिए नए क्षेत्रों की खोज, निजी एजेंसियों को खनन सर्वेक्षण में शामिल करना, फंडिंग सपोर्ट के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट की मदद, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के जरिए गहराई वाले इलाकों में खनिज खोज को तेज किया जा रहा है ताकि भविष्य में घरेलू उत्पादन बढ़ सके। 2015 के बाद से सरकार ने खनन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए 28 गोल्ड ब्लॉक, 11 कॉपर ब्लॉक की नीलामी की है। इसका उद्देश्य साफ है कि भारत को खनिजों के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना। देश में कॉपर उत्पादन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संभाल रही है। कंपनी खनन तकनीक को आधुनिक बनाकर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसमें पेस्ट फिल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी शामिल है। कुल मिलाकर सोने का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मांग के मुकाबले बहुत कम है। कॉपर रणनीतिक रूप से बेहद अहम हो चुका है, लेकिन उत्पादन अस्थिर है। भारत में सोने का घरेलू उत्पादन लगातार थोड़ा बढ़ तो रहा है, लेकिन देश की भारी मांग के मुकाबले ये अभी भी बेहद सीमित है, जिसकी वजह से आयात पर निर्भरता बनी रहती है। तो दूसरी तरफ कॉपर का उत्पादन उतार चढ़ाव भरा जरूर है, लेकिन डिजिटल और ग्रीन एनर्जी के दौर में इसकी रणनीतिक अहमियत लगातार बढ़ रही है। सरकार की कोशिश यही है कि खनन क्षेत्र को नई तकनीक, निजी भागीदारी और ब्लॉक नीलामी के जरिए मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में भारत की खनिज आत्मनिर्भरता बढ़े और सोना, तांबा जैसे संसाधनों के लिए बाहरी निर्भरता कम हो सके। फिलहाल इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा ने हाल के विधानसभा चुनाव में ऐसा राजनीतिक कमबैक किया है जिसने पूरे सत्ता समीकरण को फिर से नए सिरे से लिख दिया है। खासकर पश्चिम बंगाल में 2/3 से अधिक सीटों के साथ मिली ऐतिहासिक जीत ने राजनीतिक हलकों में ये संदेश साफ कर दिया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली मोड़ अब शुरू हुआ है। जिस पार्टी की 2014 के बाद लगातार बढ़त को अजय लहर माना जा रहा था, 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें 303 से घटकर 240 होने के बाद उस पर सवाल उठने लगे थे। विपक्ष ने इसे कमजोरी का संकेत बताया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। भाजपा ने अपने सहयोगियों के सहारे सत्ता की बिसात को संभालते हुए ये दिखा दिया कि भारतीय राजनीति में सिर्फ लोकसभा ही नहीं, पूरा संघीय ढांचा ही असली ताकत तय करता है। राष्ट्रपति चुनाव का खेल सीधा नहीं है। ये एक ऐसा जटिल गणित है जिसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। यहाँ हर वोट बराबर नहीं होता। सांसदों के वोट की कीमत समान होती है, लेकिन विधायकों का वोट उनके राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। यानी ये ऐसा मैदान है जहां यूपी जैसा राज्य गेम चेंजर बन जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट 2022 में 208 था, जबकि सिक्किम के विधायक का सिर्फ 7, यानी कि ताकत का अंतर लगभग 30 गुना। यही फर्क पूरे राष्ट्रपति चुनाव की दिशा बदल सकता है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा फिसलने के बाद भी भाजपा ने अपने सहयोगियों दलों, खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू के जरिए सत्ता संतुलन बनाए रखा। विपक्ष ने इसे कमजोरी पर टिकी सरकार बताया, लेकिन समय ने दिखाया कि ये गठबंधन सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि रणनीतिक विस्तार था। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्यों में एनडीए की बढ़ती पकड़ ने राष्ट्रपति चुनाव के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। महाराष्ट्र में जहां संख्या 125 से बढ़कर 202 तक पहुंच गई, वहीं पश्चिम बंगाल में 77 से उछलकर 207 विधायकों तक का प्रभाव बन गया। लेकिन असली निर्णायक लड़ाई अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश ये सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव के गणित का सबसे भारी पावर बैंक है, जहां 83,800 से अधिक वोट पूरे चुनावी समीकरण को झुका सकते हैं। तो कुल मिलाकर लोकसभा में सीटें भले कम हुई हो, लेकिन विधानसभा स्तर पर भाजपा और एनडीए ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। यही कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और निर्णायक स्थिति में दिखाई दे रही हैं। राजनीति के इस खेल में अब सवाल ये नहीं है कि कौन आगे है, बल्कि ये है कि अगली चाल किसके पास सबसे मजबूत वोट बैंक गणित लेकर आती है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उसी पुराने लेकिन हमेशा नए लगने वाले खेल, जातीय गणित और सामाजिक इंजीनियरिंग के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है।
2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी करीब 10 महीने दूर हों, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से चरम पर है और इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि नैरेटिव बनाम नैरेटिव का हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले को 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत बनाया, उसने बीजेपी को ये समझा दिया कि सिर्फ विकास का एजेंडा अब पर्याप्त नहीं है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब जवाब राजनीतिक केमिस्ट्री के जरिए देना शुरू किया है और वो भी बेहद सुनियोजित तरीके से। कैबिनेट विस्तार में एक साथ कई जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है। कहीं ओबीसी के भीतर छोटे समूह, कहीं दलित उपजातियां, तो कहीं क्षेत्रीय प्रभाव वाले चेहरे। ये सिर्फ मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का खेल नहीं बल्कि वोट बैंक को सूक्ष्म स्तर पर बांधने की रणनीति है। बीजेपी की रणनीति अब बड़े जातीय ब्लॉकों से आगे बढ़कर माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग पर आ गई है, यानी कि अब लक्ष्य सिर्फ ओबीसी या दलित नहीं बल्कि उनके भीतर मौजूद प्रभावशाली लेकिन अपेक्षाकृत छोटे समूह हैं। और इसी कड़ी में पूर्वी और पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और अवध जैसे क्षेत्रों को संतुलित करते हुए नए चेहरे जोड़े गए हैं, जैसे हंसराज विश्वकर्मा जैसे ओबीसी प्रतिनिधि, दलित समुदाय से आने वाले सुरेंद्र दिलेर और कृष्णा पासवान, या फिर गुर्जर और लोध जैसे प्रभावशाली ओबीसी समूहों को साधने की कोशिश। ये सब एक बड़ी चुनावी मैप का हिस्सा है। इस पूरे विस्तार का एक राजनीतिक संदेश भी है। वफादारी और संगठनात्मक पकड़ को इनाम मिलेगा। कई ऐसे नेताओं को आगे लाया गया है जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है, लेकिन वो बड़े राजनीतिक मंच पर उतने चर्चित नहीं थे। इसके साथ ही बीजेपी ने उन समुदायों को फिर से जोड़ने की कोशिश की है जो लोकसभा चुनाव के दौरान उससे कुछ दूरी पर चले गए थे। यही दूरी 2024 में उसकी सीटों के 62 से घटकर 33 पर आने की वजह में गिनी भी जाती है। उत्तर प्रदेश को बीजेपी अब एक इकाई नहीं बल्कि कई राजनीतिक क्षेत्रों के जोड़ के रूप में देख रही है, जैसे पश्चिमी यूपी जाट, गुर्जर और लोध समीकरण, पूर्वी यूपी विश्वकर्मा और अन्य ओबीसी समूह, बुंदेलखंड पासी और दलित उपजातियां, अवध ब्राह्मण और मिश्रित शहरी वोट बैंक। यह रणनीति साफ संकेत देती है कि अब चुनाव सिर्फ लहर से नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर की राजनीति से जीता जाएगा। बीजेपी का यह कदम सीधे तौर पर सपा के पीडीए नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन राजनीति में हर चाल का जवाब एक नई चाल से मिलता है। सवाल यह है कि क्या ये सोशल इंजीनियरिंग 2027 में वही असर दिखा पाएगी या फिर मतदाता एक बार फिर किसी बड़े नैरेटिव की ओर झुकेंगे। फिलहाल तस्वीर ये है, यूपी में राजनीति अब सिर्फ दलों की नहीं बल्कि जातियों, उपजातियों और क्षेत्रों के बेहद बारीक जोड़ घटाव का खेल बन चुकी है। फिलहाल ये तो थी खबरें, अब तक की खास खबरें, लेकिन इसके अलावा एक बार और कहेंगे, आज के समय में मौसम का बदलता मिजाज सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं रह गया है बल्कि ये हमारे जीवन और हमारी लापरवाहियों का सीधा आईना बन चुका है। हर साल बढ़ती गर्मी, तेज होती लू और असहनीय तापमान हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ता प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, ये सब मिलकर उस संकट को जन्म दे रहे हैं जिसका असर अब हर किसी को झेलना पड़ रहा है। तपती गर्मी हमारी गलती नहीं थी, लेकिन इसे लगातार बढ़ने देना अब हमारी जिम्मेदारी से बच निकलने का बहाना भी नहीं रह सकता। आज जो झुलसाने वाली धूप, असहनीय लू और मौसम का असंतुलन हम देख रहे हैं, वो किसी एक दिन का नतीजा नहीं बल्कि सालों की अनदेखी, पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ का सीधा जवाब है। अब वक्त सिर्फ शिकायत करने का नहीं बल्कि कठोर फैसले लेने का है। हर टूटते पेड़ की जगह एक नया पेड़, हर बेवजह बढ़ते धुएं पर रोक और हर उस आदत पर सवाल जो इस धरती को और ज्यादा गर्म बना रही है। क्योंकि अगर आज भी हम नहीं बदले तो आने वाला कल सिर्फ गर्म नहीं होगा, वो असहनीय होगा और तब पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दे इजाजत। नमस्कार।